दोस्तों 13 अगस्त साल 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाना खेड़ा बस स्टैंड के नज़दीक एक होटल नटराज की तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 303 में एक वेटर खाली कप और प्लेट लेने जाता है। उसने कमरा नंबर 303 की बेल बजाई, लेकिन ना ही उस कमरे में से कोई आवाज़ आई और ना ही किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। अब वेटर के बार बार बेल बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो ये परेशान वेटर भागते हुए होटल मैनेजर दुर्गेश के पास पहुंचता है। होटल मैनेजर दुर्गेश उस टाइम रिसेप्शनिस्ट से बातें कर रहा था। वेटर ने घबराए हुए लहजे से कहा कि सर, कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है। हालांकि मैंने कई बार बेल भी बजाई और उस दरवाजे को भी खटखटाया, ना ही अंदर से किसी की आवाज़ आई है और ना ही दरवाज़ा खुला है। वेटर ने मैनेजर दुर्गेश से कहा शायद उस कमरे में कोई है ही नहीं, लेकिन मैनेजर ने के कुछ कहने से पहले ही उसके पास बैठे रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, मैडम तो कमरे के अंदर ही थी और मुझे इस बात का पता है, लेकिन उनका साथी जो है वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। और रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर दुर्गेश से भी कहा उसका साथी बाहर जाते वक्त ये बात कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, तब तक तुम मैडम का ख्याल रखना। और उसे गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। और इसके बाद रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर में कमरा नंबर 303 का नंबर देखता है और उसके नंबर पर वो फ़ोन करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता था। उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। बार बार कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसका नंबर जो था वो बंद ही आता रहा। अब दोस्तों रिसेप्शनिस्ट ने ये बात मैनेजर दुर्गेश पटेल को बताई। मैनेजर दुर्गेश पटेल को भी ये बात बुरी लगी। अब इसके बाद मैनेजर दुर्गेश रिसेप्शनिस्ट और वेटर को लेकर कमरा नंबर 330 के पास जाते हैं। दुर्गेश ने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कमरे के अंदर से कोई हलचल हुई, तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्हें लगने लगा था कि कमरे में कोई गड़बड़ ज़रूर है। ना कमरे का दरवाज़ा खुल रहा है, दूसरी तरफ उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, क्योंकि कमरे में लड़की के साथ ठहरा हुआ लड़का भी ये कह के गया था कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं पलटा है और साथ ही उसने अपना मोबाइल भी बंद किया हुआ है। अब जिसकी वजह से मैनेजर दुर्गेश को लग रहा था कि शायद उस लड़के ने ही कुछ किया हो। और इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर के पास रखी हुई डुप्लीकेट की से उस कमरे को खोला और उन तीनों के जो थे उस कमरे के अंदर देखकर होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों उस लड़के के साथ आई हुई लड़की का शव वहीं पड़ा हुआ था। लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था। अब ये सब देख तीनों घबरा गए, समझ गए, और इस लड़की के साथ आए हुए लड़के ने ये सब किया होगा वो समझ रहे थे। और इसका इसके कत्ल करने के बाद वो भाग गया। अब इनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि होटल नटराज सभी होटलों में से एक जाना माना वहाँ का होटल था, बड़ा होटल था, उसका काफ़ी नाम था। अब जिसके ऑनर रिटायर पुलिस ऑफिसर थे जो कि इंदौर के रहने वाले थे, और इधर होटल के और कस्टमर्स को इस कत्ल की जानकारी होती है, तो वो लोग भी कमरा नंबर 303 के पास भागते हुए आते हैं। फिर देखते ही देखते लोगों की जो भीड़ थी उस कमरे के बाहर जमा हो गई, क्योंकि मामला लड़की के मर्डर का था। अब इसके बाद इस घटना की जानकारी फ़ौरन पुलिस को दी जाती है और होटल के हालात बिगड़ते हुए देखकर मैनेजर ने होटल मालिक को भी फ़ौरन बुला लिया और सारी बात उन्हें बताई। सूचना मिलते ही पुलिस फ़ौरन घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन वहां का मंजर इतना ख़तरनाक और खौफनाक था कि पुलिस भी घबरा जाती है। हालांकि फिर पुलिस भी एकदम समझ गई ये मामला कत्ल का है, इसलिए पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करनी वहीं शुरू कर दी। अब दोस्तों जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि बेड पर जिस लड़की का शव खून से सना हुआ पड़ा है उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल है कुल। देखने में वो किसी नॉर्मल परिवार की लग रही थी। अब इसके बाद पुलिस पूरे होटल स्टाफ से बात करती है। वहाँ के मैनेजर दुर्गेश से पूछताछ की जाती है। उसने बताया ये लड़की जिस लड़के के साथ यहाँ पर आई थी
उसकी उम्र लगभग 20 से 24 साल होगी। दुर्गेश आगे बताता है कि जब ये लड़की उस लड़के के साथ आई थी तो इस लड़की के कंधे पर एक बैग भी था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये कॉलेज स्टूडेंट हो। हमने ये भांपा था। मैनेजर दुर्गेश ने ये बताया इन दोनों ने शाम तक के लिए कमरा लिया था। अब कमरा बुक करते वक्त उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। उसके बाद वो दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो लड़का लगभग 1.5 घंटे बाद ये कहकर बाहर गया था कि मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ी देर में, मैडम का ख्याल रखना। इसके बाद जब वेटर कमरा नंबर 303 में प्लेट वगैरह लेने के लिए जाता है तो उसने बेल बजाई, दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन अंदर से कोई ना तो आवाज़ आई, ना कोई हलचल हुई और ना ही किसी ने कोई दरवाज़ा खोला। अब ये सब देखकर हम परेशान थे और इसके बाद मैनेजर ने दरवाजे की दूसरी चाबी मंगाकर गेट खोला और इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का नाम, नंबर और एड्रेस मांगा। तब मैनेजर ने रजिस्टर लाकर पुलिस को दे दिया फ़ौरन। अब पुलिस ने रजिस्टर में उनका नाम और एड्रेस चेक किया। वैसे तो ऐसी वारदात करने वाले कुछ भी सही नहीं बताते, ये आमतौर पर देखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन दोनों ने अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल सही सही लिखवाया था, जिसमें लड़की का नाम तनु था और लड़के का नाम सुभाष लिखा हुआ था। अब इसके बाद पुलिस इस वारदात की सूचना इन दोनों के परिवार वालों को देती है और उन्हें होटल नटराज में आने को कहती है कि आप जल्दी से यहाँ पर पहुँचिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर बात हो गई है। अब इस घटना की सूचना मिलते ही दोनों के परिवार के लोग वहाँ पर हड़बड़ाए हुए पहुँच जाते हैं। जैसे ही तनु के परिवार वालों की नज़र उसकी लाश पर पड़ती है तो वो लोग दहाड़े मार मार कर वहीं रोने लगते हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल था। पुलिस और होटल स्टाफ ने तनु के परिवार वालों को संभाला और उन्हें तसल्ली देकर चुप करवाया। अब इसके बाद पुलिस ने तनु के शव का मुआयना किया तो तनु का शरीर बुरी तरह से ज़ख्मी भी था और उसके गले पर एक निशान भी था, जबकि उसके पेट पर 3 गहरे निशान थे जो किसी तेज़ धार हथियार से किए गए थे। अब जांच के बाद तनु के शव को पुलिस ने फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया हॉस्पिटल। अब इसके बाद सुभाष के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो थी वो शुरू कर दी। तनु के घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सुभाष के फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया था और जनता और मीडिया के प्रेशर की वजह से पुलिस ने तेज़ी से इस मामले की जांच की। फिर साइबर सेल की मदद से 24 घंटे में ही सुभाष का पता लगा लिया गया। सुभाष की लोकेशन आगरा में पाई जाती है और इसके बाद नानाखेड़ा पुलिस ने आगरा पुलिस से कांटेक्ट किया और उनकी मदद से सुभाष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो सुनने लायक है। फिर नानाखेड़ा पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ की जाती है। सुभाष पुलिस को सही जवाब नहीं दे पा रहा था। जब पुलिस ने सुभाष को अपनी दूसरी ज़बान से पूछा तो सुभाष जल्दी ही टूट गया और फिर सुभाष बोला तनु को उसने ही कत्ल किया है। सुभाष शुरू से बिगड़ा हुआ था। उसने बहुत मुश्किल तमाम हाई स्कूल किया था, लेकिन इसके बाद सुभाष ने अपने पिता आत्माराम की तरह ऑटो चलाने का फैसला किया। सुभाष न्यू इंदिरा कॉलोनी में रहता था। इत्तेफाक से तनु भी उसके घर के सामने अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। तनु के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी माँ आशा देवी और उसके 2 भाई थे। तनु के घर का खर्चा तनु की माँ आशा देवी छोटी सी किराने की दुकान चलाकर करती थी। यानी तनु की घर की जो आर्थिक स्थिति थी अच्छी नहीं थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी हुआ करती थी, सबसे बड़ी बेटी थी। अब उसके पिता की मृत्यु जब हो गई थी, जब तनु बहुत छोटी थी, पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तनु की माँ के कंधे पर आ गई थी और जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी। आशा देवी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी। तनु बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी इस टाइम और सुंदर भी थी, अच्छी भी थी, मन की भी साफ थी। तनु और सुभाष का घर आमने सामने था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक साथ बड़े हुए थे। लेकिन जब तनु ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तब सुभाष तनु से प्यार करने लग जाता है।
अब इसके बाद सुभाष तनु के प्यार में इतना पागल हो गया था, वो तनु से बात करने के लिए, उसके करीब आने के लिए अपना ऑटो का भी इस्तेमाल किया करता था। असल में तनु जब स्कूल जाती थी तो वो अपना ऑटो लेकर वहीं पर खड़ा हो जाया करता था और तनु को बिठाकर उसे उसके कॉलेज तक वो छोड़ कर आता था और उसे कॉलेज से वापस भी वो लेकर आता था। ये सिलसिला उसका रोज़ का ही था, उसको लेकर जाना और उसको लेकर वापस आना। सुभाष तनु को घर पर छोड़ देता था और अब तनु सुभाष से धीरे धीरे प्यार करने लगती है और इसके बाद उनको जब भी मौका मिलता तो वो साथ घूमने फिरने भी जाते, समय एक साथ गुजारते और इनका प्यार बढ़ता गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने भी देखने लगे थे और जब भी वो साथ होते थे तो एक दूसरे से शादी की बातें करते और सुभाष तनु को ऐसे सपने दिखाता था, तनु उनमें खो जाया करती थी। वो दोनों शादी को लेकर, अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद 9 जुलाई 2020 को इस घटना से 1 महीने पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर उन्होंने 23 जुलाई को गणेश मंदिर में जाकर दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी भी कर ली। अब इस तरह सुभाष और तनु शादी के बंधन में बन जाते हैं। यहाँ तक तो देखिए ठीक था, लेकिन जब शादी की खबर घर वालों को बताने का वक्त आया तो सुभाष ने बिना झिझक शादी की जानकारी अपने घर वालों को दे दी। उसके परिवार वालों ने इन दोनों की शादी को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन इधर हिम्मत न जुटाने के कारण तनु ऐसा नहीं कर पा रही थी। प्यार की भावनाओं में बहकर शादी तो उसने कर ली थी, मगर उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की, क्योंकि अब उसे अपनी माँ का प्यार और पिता की मृत्यु के बाद उसका जीवन भर का संघर्ष उसे याद आने लगा था। माँ की कुर्बानियों के सामने सुभाष का प्यार फीका पड़ने लगा था। उसकी माँ ने उन तीनों बहन भाइयों को बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनतों से पाला था और यही सब कुछ तनु सोच रही थी। वो इन सब चीज़ों को देखकर अपनी माँ को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने शादी का ये राज अपनी माँ से छुपाए रखने का सोचा। अब दोस्तों इधर सुभाष से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सुभाष अब उसका पति था और वो अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजारना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए वो तनु के साथ रहने का दबाव बनाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी जब तनु उसके साथ रहने को राज़ी नहीं होती, अब सुभाष का सब्र का बांध टूट जाता है। फिर सुभाष ख़तरनाक प्लान बनाने लगता है और अचानक तनु को पता लगा कि उसकी माँ उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हैं, उसके लिए लड़का ढूंढ रही हैं। तब उसे लगा कि माँ का दिल दुखाना सही नहीं होगा। लेकिन जब सुभाष को इस बात का पता चलता है तो उसे तनु पर और भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि तनु जब उससे पहले ही शादी कर चुकी थी तो फिर वो किसी और से कैसे दूसरी शादी कर सकती थी। अब ये बात भी आकर फंस रही थी। इसके बाद सुभाष ने तनु को समझाने की बहुत कोशिश की। पहले तनु के सामने वो हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है और उसे बीते हुए पलों की वो ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी याद दिलाता है, बच्चों का वास्ता देता है। लेकिन तनु सुभाष की बात नहीं मान रही थी। 13 अगस्त यानी घटना वाले दिन सुभाष का मन बहुत उदास था। वो तनु से आखिरी बार उसका फ़ैसला सुनना चाहता था। फिर सुभाष ने ये भी सोच लिया था कि अगर तनु ने अब भी उसके साथ रहने को मना किया या तनु ने किसी और से शादी करने का सोचा तो वो उसे यहीं पर ख़त्म कर देगा, यानी उसे जान से मार देगा। ये उसने सोच लिया था मन ही मन में। वो चाहता था कि अगर तनु उसकी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। इसलिए सुभाष ने होटल नटराज को चुना। होटल नटराज में कोई कमरा खाली है या नहीं ये जानने के लिए पहले उसने अपना नाम विकास बताया और उसने होटल के मैनेजर दुर्गेश पटेल से बात की। और इसके बाद सुभाष ने तनु को मैसेज करके कहा, तनु मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर तनु ने भी सोचा आज वो सुभाष से बात करके इस मसले का जो है हल निकालेगी, कोई कोशिश करेगी। लेकिन उसके बाद तनु अपनी माँ से कोचिंग का नाम लेकर सुभाष से मिलने के लिए होटल चली जाती है। सुभाष ने एक दिन पहले जो चाकू मार्केट से ख़रीदा था वो साथ लेकर वहाँ चला गया और इसके बाद सुभाष तनु को घर के सामने से ही बिठाकर होटल ले जाता है और वहाँ उन्होंने होटल में कमरा बुक किया और फिर वो
कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में पहुंचते ही सुभाष ने सबसे पहले चाय और नाश्ता मंगवाया और नाश्ते के दौरान सुभाष ने अपनी शादी की बात शुरू कर दी। फिर बात करते करते उन दोनों में बहस होने लगी। ये बहस इतनी बढ़ जाती है, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और यहाँ तनु अपनी शादी को लेकर अपनी माँ का आखिरी फैसला बताती है, सुनाती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ कहीं और। यहाँ तनु अपनी पर अड़ी हुई थी और वहाँ सुभाष भी गुस्से में आकर कहता है, जब तुम मेरे साथ 2 बार शादी कर चुकी हो तो दूसरी शादी अब तुम क्यों कर रही हो। तनु सुभाष को समझाते हुए कहती है, वो शादी हम दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। तनु सुभाष से कहती है कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पिता के बगैर बड़ी मुश्किलों से हमारी परवरिश की है। तनु ने कहा, मैंने अपनी माँ से छुपकर तुमसे शादी की, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहकर दोबारा ये गलती नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब अपनी माँ की पसंद से शादी करूँगी। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। ये सुनकर सुभाष भड़क जाता है। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुभाष ने तनु से कहा, क्या हम एक दूसरे को भूल जाएं? तनु शर्मिंदा होकर अपने सर को झुका लेती है और कहती है, हाँ सुभाष, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। फिर सुभाष ने चाकू निकाला। तनु से कहा, जब तुम मेरी ना हो सकी तो तुम किसी की नहीं हो सकती। सुभाष ने तनु की वहीं हत्या कर दी और तनु का गला चाकू से काट दिया। चाकू में धार इतनी तेज थी कि तनु का आधा गला कट गया था। तनु चीखते हुए बेड पर गिर जाती है। बेड पर गिरते ही सुभाष ने पेट पर भी कई वार किए। तनु कुछ देर तक तड़पती रही और फिर तनु ने दम तोड़ दिया। सुभाष ने जब देखा तनु का शरीर ठंडा पड़ चुका है तो उसने तनु का फ़ोन उठाया और काम के बहाने लेकर वहाँ से निकल गया और अपना ऑटो उठाकर शाहजहाँ बस अड्डे पर पहुँचा। फिर वहाँ से बस पकड़कर अपनी मौसी के यहाँ वो आगरा चला जाता है। सुभाष से पूछताछ करने के बाद तनु का मोबाइल, इस्तेमाल किया गया चाकू और उसका ऑटो कस्टडी में ले लिया जाता है और इसके बाद सुभाष के दिए गए बयान और सबूत के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे फ़ौरन जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अजीब कहानी, एक अजीब प्रेम कहानी जिसमें एक लड़के ने एक लड़की का खून कर दिया, बल्कि लड़की का क्या, अपनी पत्नी का खून कर दिया। अब इसमें कहाँ पर किसकी गलती है ये हम आप पर छोड़ते हैं। नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इस कहानी में सबसे बड़ी भूल किसकी थी, कहाँ हुई, क्या गलती हुई। अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी और नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।